नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई में जहां बीमार वहीं उपचार का नया मंत्र दिया। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को महामारी में समाज के संवेदनशील वर्गों की सुरक्षा के लिए परामर्श जारी किया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने महामारी से निपटने के लिए राज्य सरकारों से विभिन्न जिलों में उत्तम नवाचारी व्यवस्था अपनाने को कहा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने एंटीबॉडीज का पता लगाने के लिए डिपकोविन किट का विकास किया। देश में कल 3,57,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए और स्वस्थ होने की दर 87.25% हुई। कोविड रोधी टीकों की संख्या 19 करोड़ से अधिक हुई। नीति आयोग ने कहा, कोविड महामारी की दूसरी लहर से आगामी खरीफ फसल पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। जून के बाद अर्थव्यवस्था तेजी से सुधरेगी और मजबूत होगी। सरकार ने नई तकनीक से कोविड का सामना करने के लिए स्टार्टअप कंपनियों से आवेदन मंगाए। केंद्र ने 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से बंगाल की खाड़ी में 26 मई को आने वाले तूफान से निपटने के लिए आवश्यक उपाय करने को कहा। समाचार संध्या में मुकेश कुमार के साथ मैं विमलेंदु पांडे। कोरोना संक्रमण को देखते हुए आपसे अपील है कि लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और पहला टीका लगवा चुके 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोग सही समय पर दूसरा टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई में जहां बीमार वहीं उपचार का नया मंत्र दिया है। उन्होंने कहा कि महामारी से बच्चों की सुरक्षा करनी है और अपने को इससे निपटने के लिए भी तैयार करना है। प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के वाराणसी में डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों तथा फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। श्री मोदी ने कहा कि हमारी लड़ाई लगातार स्वरूप बदल रहे खतरनाक वायरस से है और हमें इसके लिए अपने को तैयार करने की आवश्यकता है। महामारी के इस हमले को आपने काफी हद तक संभाला है, लेकिन अभी संतोष का समय नहीं है। हमें अभी एक लंबी लड़ाई लड़नी है। अभी हमें बनारस और पूर्वांचल के ग्रामीण इलाकों पर भी बहुत ध्यान देना है। और अब मंत्र हमारा क्या होगा? हर व्यवस्था के लिए, हर इकाई के लिए नया मंत्र यही है, जहां बीमार वहीं उपचार। ये हम भूले नहीं, जहां बीमार वहीं उपचार। जितनी हम उपचार उसके पास ले जाएंगे, उतना हमारी हेल्थ व्यवस्था पर दबाव बहुत कम होगा। प्रधानमंत्री ने टीकाकरण की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि बारी आने पर टीका अवश्य लगवाना चाहिए और वैक्सीन को एक सामूहिक जिम्मेदारी बनाना चाहिए। सेकंड वेव में हमने वैक्सीन की सुरक्षा को भी देखा है। वैक्सीन की सुरक्षा के चलते काफी हद तक हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स सुनिश्चित रहकर लोगों की सेवा कर पाए। यही सुरक्षा कवच आने वाले समय में हर व्यक्ति तक पहुंचेगा। हमें अपनी बारी आने पर वैक्सीन जरूर लगवानी है। कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई जैसे एक सामूहिक अभियान बन गई है, वैसी ही वैक्सीनेशन को भी हमें सामूहिक जिम्मेदारी बनाना है। श्री मोदी ने ये भी कहा कि कोरोना वायरस से निपटने में अब योग और आयुष ने दुनिया भर में अपनी महत्ता साबित की है। हमारे देश में पिछले कुछ वर्षों में जो योजनाएं बनी, जो अभियान चले, उसने कोरोना से लड़ने में काफी मदद की है। स्वच्छ भारत अभियान की वजह से बने शौचालय हो, आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज की सुविधा जो की गई, वो भी इसमें लाभ करता रही है। उज्ज्वला योजना की वजह से मिले गैस सिलेंडर हो, जनधन बैंक खाते हो या फिर फिट इंडिया अभियान हो, पूरे विश्व में कोरोना के खिलाफ लड़ने में योग का भी महात्म्य प्रचलित हो रहा है।
इन सभी ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में लोगों की ताकत बहुत बढ़ाई है। प्रधानमंत्री ने महामारी से निपटने में वाराणसी मॉडल की सराहना करते हुए कहा कि देश में हर कोई इसकी चर्चा कर रहा है। बनारस ने जिस स्पीड से इतने कम समय में ऑक्सीजन और आईसीयू बेड की संख्या कई गुना बढ़ाई है, जिस तरह से इतनी जल्दी पंडित राजन मिश्र कोविड अस्पताल को सक्रिय किया है, ये भी अपने आप में एक उदाहरण है। आधुनिक तकनीक वाली नई मशीन आने से यहां आरटीपीसीआर टेस्ट की संख्या भी बढ़ी है। मुझे बताया गया है कि बनारस का इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर भी बहुत व्यवस्थित तरीके से काम कर रहा है। प्रधानमंत्री ने काशी कवच का विशेष उल्लेख किया और कहा कि ये भी प्रशासन का एक नवाचारी अनुभव है जो लोगों को टेलीमेडिसिन, औषधियों और महामारी से निपटने के लिए अन्य संबंधित जरूरतें पूरी कर रहा है। ग्रामीण इलाकों में जितना हो सके उतना व्यापक करना है। डॉक्टर्स, लैब्स और ई मार्केटिंग कंपनियों को एक साथ जोड़ करके काशी कवच नाम से टेली मेडिसिन की सुविधा की, ये भी काशी का बहुत इनोवेटिव प्रयोग है। इसका लाभ गांव-गांव में लोगों को मिले, इसके लिए विशेष जागरूकता अभियान भी चलाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि न केवल वाराणसी बल्कि पूर्वांचल और यहां तक कि बिहार से भी लोग यहां के अस्पतालों में इलाज के लिए आते हैं। उन्होंने कहा कि इस शहर में पिछले 7 वर्ष में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण कार्य हुआ है, जिससे महामारी के संकट के दौरान काफी सहायता मिली है। श्री मोदी ने कोविड से निपटने के दौरान जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि के साथ संवाद की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि सामूहिक प्रयासों के निश्चित रूप से अच्छे नतीजे आएंगे और काशी के बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद से देश कोविड के खिलाफ लड़ाई सफलतापूर्वक जीत लेगा। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों सहित समाज के संवेदनशील वर्गों की सुरक्षा के लिए तुरंत कदम उठाने का परामर्श जारी किया है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने इस दिशा में कार्रवाई शुरू कर दी है और अपनी व्यवस्था मजबूत कर रहे हैं। संक्रमण की नई लहर की चुनौतियों से निपटने के लिए मंत्रालय ने समाज के संवेदनशील समूहों, विशेषकर अनाथ बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों तथा अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय के लोगों के लिए मौजूदा सुविधाओं की तत्काल समीक्षा करने को कहा है। मंत्रालय ने कहा है कि समीक्षा में पुलिसकर्मियों, विभिन्न एजेंसियों और विभागों के साथ सामाजिक संगठनों से भी तालमेल किया जाना चाहिए। मंत्रालय ने पुलिस थानों में महिला हेल्प डेस्क स्थापित करने और जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 107 करोड़ रुपए जारी किए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य सरकारों से कोविड महामारी से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए विभिन्न जिलों और संबंधित अधिकारियों से प्राप्त प्रभावी नवाचारी अनुभवों पर अमल करने को कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों को लिखे पत्र में सुझाव दिया है कि नवाचारी अनुभवों को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप ढालकर अमल किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार और बृहस्पतिवार को लगभग 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जिला अधिकारियों से बातचीत की थी और कोविड प्रबंधन के लिए अपनाई गई नवाचारी रणनीतियों पर विस्तार से विचार विमर्श किया था। प्रधानमंत्री ने उनसे अपने अनुभव स्वास्थ्य मंत्रालय से साझा करने को भी कहा था ताकि अन्य राज्य और जिले इन्हें अपना सकें। राज्यों और जिला अधिकारियों के अनुभवों और सुझावों का जायजा लिया है। नई चुनौतियों के लिए नए समाधानों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासनों को कोविड संबंधित स्थिति से निपटने में उनके अनुकरणीय कार्य के लिए सराहना की गई। इनमें उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे कोविड देखभाल केंद्रों और पृथकवास केंद्रों की स्थापना में RWA के सक्रिय सहयोग का विचार भी शामिल है। एक ओर जहां मध्य प्रदेश राज्य ने अपने पृथकवास और कोरोना से रोकथाम उपायों को साझा किया, वहीं हरियाणा ने अपने टीकाकरण केंद्र मॉडल और स्वास्थ्य आपात स्थितियों के डिजिटल समाधान के माध्यम से उनके कार्यस्थल और संचालन को दर्शाया। वाराणसी के जिला प्रशासन ने भी आम नागरिकों के सभी कोविड संबंधित प्रश्नों के लिए निरंतर समाधान प्रदान करने के लिए काशी कोविड प्रतिक्रिया केंद्र KCRC के प्रभावी उपयोग को साझा किया।
चेन्नई ने टैक्सी एम्बुलेंस के प्रभावी उपयोग को साझा किया, जबकि चंडीगढ़ ने कोविड प्रबंधन के लिए आयुष दवाओं और आयुष स्वास्थ्य सुविधाओं के उपयोग को दिखाया है। वहीं महाराष्ट्र के अहमदनगर ने कोविड देखभाल केंद्रों में अपनी टिफिन सेवा को साझा किया। मोबाइल ओपीडी, ऑक्सीजन उपलब्धता सेवा, डोर टू डोर आरटी-पीसीआर और रैपिड एंटीजन परीक्षण भी राज्यों के साथ साझा किए गए। सर्वोत्तम अभ्यासों में से एक है, जो न केवल प्रभावी कोविड प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करता है, बल्कि आवश्यक चिकित्सा आवश्यकताओं की बर्बादी को कम करने पर भी ध्यान केंद्रित करता है। आनंद चतुर्वेदी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अलका सिंह। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने सेरो सर्वेक्षण में एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए डिपकोविन किट विकसित की है। कोविड महामारी और लोगों में कोरोना संक्रमण का पता लगाने के लिए ये किट बहुत उपयोगी साबित होगी। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि किट अगले महीने के पहले सप्ताह में बाजार में उपलब्ध होगी। इससे केवल 75 मिनट में जांच की जा सकती है और इसकी कीमत प्रति जांच 75 रुपये होगी। डिपकोविन किट को भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने अप्रैल में मान्यता दी थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किट को विकसित करने के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की सराहना की है। ब्लैक फंगस के बढ़ते रोगियों के कारण केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस बीमारी की रोकथाम और नियंत्रण करने की तैयारियों की समीक्षा करने की सलाह दी है। स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों के मुख्य सचिवों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को लिखे पत्र में कोविड अस्पतालों और अन्य स्वास्थ्य केंद्रों में ब्लैक फंगस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए कहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अस्पताल संक्रमण नियंत्रण समिति स्थापित करने और संक्रमण रोकथाम और नियंत्रण नोडल अधिकारी नियुक्त करने को कहा है। संक्रमण रोकथाम नियंत्रण कार्यक्रम तैयार कर लागू करने को भी कहा गया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि ब्लैक फंगस रोगियों को आवश्यक उपचार उपलब्ध कराने के लिए व्यापक उपाय किए जा रहे हैं। आजकल ब्लैक फंगस के बारे में बहुत चर्चा है और इसके केसेस भी जो है देश में स्थान स्थान पर आ रहे हैं। सरकार के माध्यम से, उसके संदर्भ में एक्सपर्ट्स के माध्यम से सभी संबंधित जानकारियां दी जा रही हैं। उसकी दवाई का प्रोडक्शन, उसकी उपलब्धता को भी रैंप अप करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, ड्रग कंट्रोलर, उनकी तरफ से भी विशेष प्रयास हो रहे हैं। भारत सरकार की तरफ से भी ये आग्रह किया गया है कि स्टेट्स इसको नोटिफाइबल डिजीजेज के रूप में जो है इसकी जानकारी दें। नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने मीडिया में चल रहे इन दावों को खारिज किया है कि कच्चे भोजन के सेवन से ब्लैक फंगस की बीमारी होती है। उन्होंने इस रोग के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं में रोगियों को दी जाने वाली ऑक्सीजन की गुणवत्ता से जुड़े दावों को भी खारिज कर दिया। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि घर में पृथकवास में रहने वाले मरीजों में भी ये बीमारी देखी जा रही है, जिन्हें मेडिकल ऑक्सीजन नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि ब्लैक फंगस पर नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय ब्लड शुगर पर नियंत्रण रखना, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जिन्होंने स्टेरॉइड का इस्तेमाल किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई में जहां बीमार वहीं उपचार का नया मंत्र दिया। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को महामारी में समाज के संवेदनशील वर्गों की सुरक्षा के लिए परामर्श जारी किया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने महामारी से निपटने के लिए राज्य सरकारों से विभिन्न जिलों में उत्तम नवाचारी व्यवस्था अपनाने को कहा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए डिपकोविन किट का विकास किया। देश में कल 3,57,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए। स्वस्थ होने की दर 87.25% हुई। कोविड रोधी टीकों की संख्या 19 करोड़ से अधिक हुई। नीति आयोग ने कहा
कोविड महामारी की दूसरी लहर से आगामी खरीफ फसल पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। जून के बाद अर्थव्यवस्था तेजी से सुधरेगी और मजबूत होगी। सरकार ने नई तकनीक से कोविड का सामना करने के लिए स्टार्टअप कंपनियों से आवेदन मांगे। सरकार ने 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से बंगाल की खाड़ी में 26 मई को आने वाले तूफान से निपटने के लिए आवश्यक उपाय करने को कहा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड महामारी से कारगर ढंग से निपटने के लिए टीकाकरण की प्रक्रिया तेज करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने पात्र व्यक्तियों को टीके की दूसरी डोज को वरीयता देने का सुझाव दिया। डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों, उपराज्यपालों और प्रशासकों के साथ बैठक में कोविड की स्थिति और टीकाकरण की प्रगति की समीक्षा की। टीकाकरण की धीमी गति पर चिंता व्यक्त करते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि सरकार इस वर्ष जनवरी से जुलाई के बीच 51 करोड़ वैक्सीन डोज खरीदने की योजना है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष दिसंबर तक 216 करोड़ टीके उपलब्ध होंगे, जो 18 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक लाभार्थी के लिए पर्याप्त होंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि देश में स्वस्थ होने की दर में सुधार हो रहा है और उपचाराधीन रोगियों और नए संक्रमितों की संख्या में कमी आ रही है। उन्होंने कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड रोगियों की बढ़ती संख्या पर चिंता व्यक्त की। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को 43,000 से अधिक वेंटिलेटर और रेमडेसिविर की 62 लाख शीशियां पहले ही वितरित कर दी गई हैं। देश में कोविड के उपचाराधीन मरीजों की संख्या और संक्रमण में कमी आ रही है। कल 3,57,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए और 2,59,591 नए मरीजों की पुष्टि हुई। इसके साथ ही देश में स्वस्थ होने की दर 87.25% हो गई है। 2 करोड़ 27 लाख से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। उपचार करा रहे लोगों की संख्या भी कम हो रही है। वर्तमान में 30,27,000 से अधिक लोग संक्रमित हैं। कल 4,209 रोगियों की इस संक्रमण से मौत हुई और कुल मृतकों की संख्या 2,91,331 हो गई है। अब तक 32 करोड़ 44 लाख कोविड जांच हो चुकी हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 20,61,000 जांच की गई। देश में अब तक 19 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 14,82,000 टीके लगाए गए। अब तक 19 करोड़ 18 लाख टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 14 करोड़ 91 लाख लोगों को वैक्सीन की पहली डोज और 4 करोड़ 28 लाख को दूसरी डोज दी गई है। व्यापक टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण इस महीने की 1 तारीख से शुरू किया गया था। इसके तहत 18 से 44 वर्ष आयु के लोगों को भी कोविड रोधी टीका लगाया जा रहा है। केरल सरकार ने लॉकडाउन 1 और सप्ताह तक बढ़ाकर 30 तारीख तक करने का फैसला किया है। कल से 13 लॉकडाउन मल्लपुरम जिले तक सीमित कर दिया गया है। एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा है कि संक्रमण के नए मामलों में कमी आने पर तिरुवनंतपुरम, एर्नाकुलम और त्रिशूर जिलों में कल से 13 लॉकडाउन हटा लिया जाएगा। 13 लॉकडाउन केवल मल्लपुरम जिले में ही लागू रहेगा। उन्होंने कहा कि कोविड मामलों में निरंतर कमी आ रही है और लॉकडाउन से प्रसार को और कम करना है। श्री विजयन ने आश्वासन दिया कि राज्य में ब्लैक फंगस के उपचार के लिए फंगल रोधी दवा उपलब्ध कराने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य में ब्लैक फंगस से संक्रमित 16 व्यक्तियों का इलाज चल रहा है। तिरुवनंतपुरम से मयूषा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वीरेंद्र कौशिक। हिमाचल प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण राज्य सरकार ने विभिन्न स्तरों पर हेल्प डेस्क और अन्य गतिविधियों की स्थापना करके राज्य भर में स्वयंसेवी समूहों और गैर सरकारी संगठनों की सेवाओं का उपयोग करने का निर्णय किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने वॉलंटियर्स और गैर सरकारी संगठनों द्वारा जमीनी स्तर पर दी जाने वाली सेवाओं के दायरे को बढ़ाने का निर्णय लिया है। वॉलंटियर्स और एनजीओ को कोविड उपयुक्त व्यवहार, होम आइसोलेशन प्रोटोकॉल, पोस्ट कोविड प्रोटोकॉल सहित कोविड से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी का पर्याप्त रूप से प्रशिक्षण होना चाहिए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक डॉक्टर निपुण जिंदल ने सभी गैर सरकारी संगठनों व वॉलंटियर से आग्रह किया है कि जो इस सेवा के लिए आगे आना चाहते हैं वे संबंधित जिला प्रशासन से संपर्क करें। इस बीच राज्य सरकार ने राज्य में टेली परामर्श सेवाओं ई संजीवनी और ई संजीवनी ओपीडी की समय सीमा को सभी कार्य दिवसों में सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक और रविवार व अन्य अवकाश के दिन सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। ई संजीवनी ओपीडी का संचालन करने वाले सभी डॉक्टरों को कोविड रोगियों से परामर्श करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। संजीव सुंदरियाल, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
असम सरकार ने कोविड प्रबंधन के लिए बुनियादी ढांचे के विकास के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। डाउनटाउन विश्वविद्यालय के साथ गुवाहाटी में 400 बिस्तर वाले कोविड अस्पताल को बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। गुवाहाटी चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल में अतिरिक्त 200 आपातकालीन बिस्तरों की व्यवस्था की जाएगी। 3000 बिस्तरों की क्षमता वाले 4 नए कोविड देखभाल केंद्र शुरू हो जाएंगे। मेघालय में विभिन्न अस्पतालों में ऑक्सीजन की समुचित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। राज्य के विभिन्न अस्पतालों में 6 ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करने का कार्य जारी है। 2 अलग अलग स्थानों पर 2 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंक की स्थापना हो चुकी है। रेलवे ने विभिन्न राज्यों को 13,319 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन पहुंचाई है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि अब तक लगभग 208 ऑक्सीजन एक्सप्रेस ने विभिन्न राज्यों को राहत पहुंचाई है। अब तक महाराष्ट्र को 521, उत्तर प्रदेश को 2,858, मध्य प्रदेश को 476, दिल्ली को 3,794 और हरियाणा को 1,427, तेलंगाना को 565, राजस्थान को 40, कर्नाटका को 480, उत्तराखंड को 200, तमिलनाडु को 350, केरल को 118 और पंजाब को 81 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन पहुंचाई गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। सरकार ने नई तकनीक से कोविड का सामना करने के लिए स्टार्टअप कंपनियों से आवेदन मंगाए हैं। इसके अंतर्गत ऑक्सीजन, नवोन्मेष, चिकित्सा उपकरण और नैदानिक समाधान प्रस्तुत करने वाली स्टार्टअप्स और कंपनियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इच्छुक आवेदनकर्ता www.dstnidhi4covid.in पर 31 मई तक आवेदन कर सकते हैं। महामारी से लड़ाई के लिए स्वदेशी समाधान और नवोन्मेष उत्पादों के सहयोग के लिए केंद्र सरकार ने नई पहल NIDHI4 कोविड 2.0 की शुरुआत की है। नीति आयोग ने कहा है कि कोविड महामारी की दूसरी लहर से खरीफ फसल पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार ने आकाशवाणी समाचार से विशेष भेंट में कहा कि देश में लगातार चौथे वर्ष सामान्य मानसून रहेगा। I am convinced that the agriculture output of the coming Kharif season will not be affected because once more the meteorological department has said that the monsoons are going to be normal, and also the summer crops which are going on now, the reports are that the area covered is quite substantial. डॉक्टर राजीव कुमार ने कहा कि जून के बाद आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और वर्ष के अंत तक इसमें सकारात्मक बदलाव आएगा। Kind of recovery we were expecting in April and May of this year would be less pronounced. Otherwise, we were hoping to have a very sharp V-shaped recovery. My own estimate is that all of this will be surely behind us by the end of June. And in the first quarter, that is April to June, we will still get a very positive growth rate, but not as high as got without this. And our vaccination program would have taken strength, and after which, therefore, I expect the economy to have a recovery stronger and faster than most people expect. सुर्खियों में कार्यक्रम के अंतर्गत डॉक्टर राजीव कुमार की ये भेंटवार्ता हमारी वेबसाइट newsonair.com और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि बंगाल की खाड़ी में चक्रवात की संभावना को देखते हुए आवश्यक उपाय करें। इसमें आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह शामिल हैं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार चक्रवात के 26 मई को ओडिशा और पश्चिम बंगाल तट पर पहुंचने की आशंका है। अंडमान निकोबार और कई पूर्वी तटवर्ती जिलों में तेज वर्षा का भी अनुमान है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने इन राज्यों को लिखे पत्र में विभिन्न जलजनित, मच्छरजनित और वायुजनित बीमारियों का प्रसार रोकने के लिए एहतियाती उपाय करने को कहा है। सभी तटवर्ती जिलों की अस्पताल आपदा प्रबंधन योजना को भी सक्रिय करने को कहा गया है। मंत्रालय ने ऑक्सीजन टैंकरों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए भी अग्रिम योजना बनाने को कहा है। गृह मंत्रालय ने आज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राहत आयुक्तों और आपदा प्रबंधन विभाग के सचिवों का वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया। इसका उद्देश्य दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए तैयारी की समीक्षा करना था।
बैठक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा आपदा की तैयारी, शीघ्र चेतावनी प्रणालियों, मौके पर जाकर आपदा प्रबंधन और पूर्व योजनाओं से संबंधित मुद्दों पर विचार किया गया। इस अवसर पर गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने क्षमता निर्माण की आवश्यकता पर बल दिया ताकि वर्ष भर 24 घंटे और 7 दिन तैयारी सुनिश्चित की जा सके। ओडिशा सरकार ने बंगाल की खाड़ी में आने वाले चक्रवात को देखते हुए सभी तटवर्ती और निकटवर्ती जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य, बिजली और जलापूर्ति जैसे सभी संबद्ध विभागों को तैयार रहने को कहा गया है। विश्वजीत डेमरी को असम विधानसभा का निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष के लिए विपक्षी दलों ने अपना कोई उम्मीदवार नहीं उतारा था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्री डेमरी निर्विरोध चुने गए। बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के पूर्व नेता श्री डेमरी पिछले वर्ष भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। इसके पहले वे राज्यसभा की तीसरी बार सदस्य बने। उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल वाई के जोशी ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में आज डोली देवी से मुलाकात कर उन्हें शुभकामनाएं दी। 120 वर्ष की डोली देवी ने गार कटियास गांव में कोविड टीकाकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए लोगों में जागरूकता पैदा की। लद्दाख के करगिल में जोजिला दर्रा आम नागरिकों के लिए खुलने से 34 दिन में 32,000 से अधिक वाहन दर्रे से गुजरे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि करगिल आने वाले 17,000 से अधिक यात्रियों की कोविड जांच की गई। लेह श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जोजिला दर्रा प्रमुख है। कोविड की स्थिति को देखते हुए लद्दाख प्रशासन ने सभी प्रवेश बिंदुओं पर सभी व्यक्तियों के लिए परीक्षण अनिवार्य कर दिया है। लेह श्रीनगर रूट पर करगिल प्रशासन ने मीनमर्ग के मुकाम पर एक स्क्रीनिंग प्वाइंट बनाया है। तब से करगिल प्रशासन लद्दाख को इस मार्ग से प्रवेश करने वाले कोविड संक्रमितों से सुरक्षित रखने के लिए काम कर रहे हैं। अब तक करगिल जाने वाले 17,000 से अधिक यात्रियों, वाहन चालकों और कंडक्टरों के सैंपल लिए जा चुके हैं। ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों ने कोविड केंद्र पर पॉजिटिव मरीजों की बेहतर एस्कॉर्ट के लिए वाहन उपलब्ध कराने की भी अपील की है। आकाशवाणी समाचार के लिए करगिल से इनायत अली। भारतीय रिजर्व बैंक 99,122 करोड़ रुपए की अधिशेष राशि केंद्र सरकार को अंतरित करेगा। रिजर्व बैंक के निदेशकों के केंद्रीय बोर्ड की बैठक आज बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में हुई। बोर्ड ने अधिशेष राशि केंद्र सरकार के खाते में अंतरित करने का अनुमोदन किया। 99,122 करोड़ रुपए की अधिशेष राशि 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए 9 महीने की अवधि से संबंधित है। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 976 अंक की बढ़त के साथ 50,540 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 2,069 अंक बढ़कर 15,175 पर दर्ज हुआ। जाने माने पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा का उत्तराखंड के ऋषिकेश में निधन हो गया। उनका एम्स में कोविड संक्रमण का इलाज चल रहा था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने खेल और स्वास्थ्य मंत्रालयों तथा यूनिसेफ के साथ मिलकर राष्ट्रव्यापी युवा योद्धा अभियान शुरू कर रहा है। इस अभियान में कोविड की रोकथाम के उपायों में 50 लाख युवाओं को शामिल किया जाएगा। सीबीएसई ने विद्यार्थियों और शिक्षकों को इस अभियान से जुड़ने तथा अपने परिवार, समुदाय और देश की सुरक्षा के लिए प्रोत्साहित करने को कहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई में जहां बीमार वहीं उपचार का नया मंत्र दिया। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को महामारी में समाज के संवेदनशील वर्गों की सुरक्षा के लिए परामर्श जारी किया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने महामारी से निपटने के लिए राज्य सरकारों से विभिन्न जिलों में उत्तम नवाचारी व्यवस्था अपनाने को कहा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने एंटीबॉडीज का पता लगाने के लिए डिपकोविन किट का विकास किया। देश में कल 3,57,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए और स्वस्थ होने की दर 87.25% हुई। कोविड रोधी टीकों की संख्या 19 करोड़ से अधिक हुई। नीति आयोग ने कहा, कोविड महामारी की दूसरी लहर से आगामी खरीफ फसल पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। जून के बाद अर्थव्यवस्था तेजी से सुधरेगी और मजबूत होगी। सरकार ने नई तकनीक से कोविड का सामना करने के लिए स्टार्टअप कंपनियों से आवेदन मंगाए।
और केंद्र ने 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से बंगाल की खाड़ी में 26 मई को आने वाले तूफान से निपटने के लिए आवश्यक उपाय करने को कहा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।